मतलब कब से बोलना है और कब टेल। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक सिचुएशन में कोई कहता है कैन यू टेल मी योर नेम, और दूसरी में कैन यू से योर नेम फॉर मी। अब सुनने में तो ये लगभग एक जैसे लगते हैं, है ना? पर क्या इनका मतलब वाकई एक ही है? यही तो असली खेल छिपा है, और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो अच्छी खबर यह है कि इस पूरी कंफ्यूजन का एक बहुत ही सिंपल, मतलब एक गोल्डन रूल है। बस एक रूल, और एक बार ये समझ आ गया तो से और टेल का चक्कर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो तैयार हैं उस रूल के लिए? चलिए देखते हैं। तो ये रहा वो मैजिक रूल। देखिए कितना सिंपल है। यू से समथिंग, मतलब आप कुछ कहते हैं, पर यू टेल समवन समथिंग, मतलब आप किसी को कुछ बताते हैं। तो मेन फर्क क्या हुआ? से का फोकस होता है क्या शब्द बोले गए, द एक्चुअल वर्ड्स, जबकि टेल का फोकस होता है इंफॉर्मेशन को किसी तक पहुंचाने पर। ठीक है, तो रूल तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये रूल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, मतलब उसकी बनावट को कैसे अफेक्ट करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। ग्रामर की भाषा में एक चीज होती है, पर्सनल ऑब्जेक्ट। अरे घबराइए मत, इसका सीधा सा मतलब है वो इंसान जिससे बात की जा रही है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। टेल के साथ सुनने वाला लगभग हमेशा होता ही है, पर से के साथ जरूरी नहीं। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये सेंटेंस है जॉन ब्लैंक अस दैट ही कुडंट कम टू द पार्टी। अब सोचिए इस ब्लैंक में क्या आएगा, सेड या टोल्ड? दिमाग लगाइए थोड़ा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में एक बहुत बड़ा क्लू है। वो शब्द है उसे। इसका मतलब है कि यहां सुनने वाले का जिक्र है ना? तो हमारा रूल क्या कहता है, जब सुनने वाला हो तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? और बिल्कुल सही जवाब है टोल्ड। जॉन टोल्ड अस। देखा, रूल एकदम फिट बैठता है। जब भी सुनने वाला यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्ट हो तो हम टेल यूज करते हैं। लेकिन अब दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि क्या से के साथ सुनने वाले का नाम कभी आ ही नहीं सकता? क्या ऐसा कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। चलिए देखते हैं वो क्या है। वो ट्विस्ट है टू का इस्तेमाल। अगर से के साथ ये बताना है कि बात किससे कही तो आपको टू लगाना ही पड़ेगा। जैसे ही सेड टू मी। ही सेड मी नहीं, वो गलत है। और हाँ, एक और गलती जो लोग बहुत करते हैं, वो टेल के साथ भी टू लगा देते हैं। जैसे शी टोल्ड टू मी, ये भी गलत है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, से टू समवन पर टेल समवन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब टेल के कुछ स्पेशल यूज देखते हैं। कुछ ऐसी जगहें जहां सिर्फ टेल ही आ सकता है, से कभी नहीं। टेल का एक सुपर पावर है ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस देना। मतलब जब भी आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, तो हमेशा टेल का इस्तेमाल होगा, से का नहीं। और इसका भी एक सीधा सादा फॉर्मूला है। सबसे पहले टेल, फिर वो इंसान जिसे ऑर्डर दे रहे हैं, और उसके बाद टू लगाकर वर्ब। बहुत आसान है। एग्जाम्पल देखिए, शी टोल्ड हिम टू सिट डाउन, या फिर दे टोल्ड मी नॉट टू वेट। सिंपल। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ फिक्स्ड जोड़ियां होती हैं। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जहां हमेशा टेल ही फिट बैठता है। ये रटने वाली चीजें हैं। जैसे कहानी सुनाते हैं तो वो होता है टेल अ स्टोरी। मजाक सुनाते हैं तो टेल अ जोक। सच बोलते हैं तो टेल द ट्रुथ। यहां पर से अ स्टोरी या से द ट्रुथ बोलना गलत होगा। चलो एक और क्विक टेस्ट हो जाए। ये सेंटेंस है ही इज 9 years old एंड स्टिल कांट डैश द टाइम। अब याद कीजिए, अभी जो हमने फिक्स्ड फ्रेजेस की बात की, समय बताने के लिए क्या यूज होता है? एकदम सही, यहां आएगा टेल। इट्स ऑलवेज टेल द टाइम। ये भी उन्हीं फिक्स्ड फ्रेजेस में से एक है जिसे बस याद रखना है। तो चलिए अब तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट एक जगह समेट लेते हैं ताकि सारी बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो फाइनल समरी ये है, से का इस्तेमाल तब करना है जब फोकस असली शब्दों पर हो, और अगर सुनने वाला है तो से टू समवन। दूसरी तरफ टेल का इस्तेमाल तब करना है जब फोकस जानकारी देने, ऑर्डर देने या कहानी, जोक सुनाने पर हो, और इसका स्ट्रक्चर है टेल समवन। कभी सोचा है कि आई विजिट और आई विजिटेड के बीच का एक छोटा सा फर्क पूरी बात का मतलब ही कैसे बदल देता है? आज हम अंग्रेजी के दो सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी टेंसेस को समझने वाले हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल।
इनके बीच का जो कंफ्यूजन है ना, उसे बिल्कुल साफ कर देंगे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले फटाफट देखेंगे कि ये वर्ब टेंस होते क्या हैं। फिर प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में क्या फर्क है उससे समझेंगे। कुछ ट्रिकी वर्ड्स भी हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, असल बातचीत में इन रूल्स को यूज कैसे करना है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये वर्ब टेंसेस हैं क्या भला, और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। जरा इन दो सेंटेंसेस को देखिए, शी विजिट्स पेरिस एवरी ईयर और शी विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। बात तो दोनों में पेरिस जाने की ही हो रही है ना? लेकिन विजिट्स और विजिटेड का ये छोटा सा फर्क, बस यही तो है जो समय का पूरा खेल बदल देता है। आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। तो वर्ब टेंस आप समझ लीजिए एक तरह की टाइम मशीन है। ये हमें बताते हैं कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन कब हुआ, अभी हो रहा है, पहले हो चुका है या भविष्य में होगा। वैसे तो अंग्रेजी में 12 टेंस हैं, पर घबराइए नहीं, आज हमारा फोकस सिर्फ 2 पर रहेगा। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क है इनके इस्तेमाल में। देखिए, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम आदतों की बात कर रहे हों या ऐसी बातें जो हमेशा सच होती हैं, जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक सच है। दूसरी तरफ पास्ट सिंपल है उन कामों के लिए जो पास्ट में शुरू हुए और वहीं खत्म भी हो गए, जैसे आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड, काम खत्म। अच्छा, इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, बस ही, शी, इट के साथ एक एस जुड़ जाता है, जैसे आई वर्क लेकिन शी वर्क्स। और पास्ट सिंपल, इसमें तो ज्यादातर वर्ब्स के आखिर में बस ईडी लगा दो, हो गया काम, है ना सिंपल। अब एक मजे की बात, कुछ शब्द हैं जो जासूस की तरह काम करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। इनको हम सिग्नल वर्ड्स कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज, एवरीडे, यूजुअली जैसे शब्द दिखें तो समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। और अगर येस्टरडे, लास्ट ईयर या 2 days अगो दिखे तो पक्का पास्ट सिंपल है। तो अब तक तो सब बड़ा सीधा साधा लग रहा था, है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट तो बनता है, और वो ट्विस्ट है इर्रेगुलर वर्ब्स। मतलब हर वर्ब इतना सीधा नहीं होता कि आखिर में ईडी लगाकर काम चल जाए। अंग्रेजी में कुछ बहुत कॉमन वर्ब्स हैं जो थोड़े बागी हैं। वो ये ईडी वाला रूल नहीं मानते। जैसे गो का पास्ट टेंस गोड नहीं होता, वेंट होता है। ईट का ईटेड नहीं, एट होता है। अब इसका कोई रूल नहीं है, इन्हें बस याद करना पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रोज़ की बातचीत में बहुत इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब जरा ग्रामर के रूल्स से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि टेंस का सही चुनाव अपनी बात को कितना पावरफुल बना सकता है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो एक क्रिएटिव चॉइस है। रीड सी के मुताबिक प्रेजेंट टेंस बहुत तीव्र और तत्काल होता है। मतलब जब प्रेजेंट टेंस में कुछ कहा जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी इसी पल आंखों के सामने हो रहा है। जब कोई कहानी प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है तो पढ़ने वाला भी कहानी का हिस्सा बन जाता है। उसको लगता है कि वो कैरेक्टर के साथ ही सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन पास्ट टेंस में कहानी एक याद की तरह लगती है, जैसे कोई पीछे मुड़कर देख रहा हो। इसमें राइटर को टाइम में आगे पीछे जाने की ज्यादा आज़ादी मिल जाती है। और ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, फॉर्मल या साइंटिफिक राइटिंग में भी टेंस के पक्के नियम होते हैं। जैसे आपने जो मेथड्स इस्तेमाल किए या जो रिजल्ट्स आए वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जैसे कैंसर इज अ लीडिंग कॉज, या जब आप किसी फिगर की बात कर रहे होते हैं जैसे फिगर 1 शोज, तब प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी एक गोल्डन रूल की, टेंस कंसिस्टेंसी, मतलब टेंस को एक जैसा बनाए रखना। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब एक ही बात कह रहे हो या घटनाओं की एक सीरीज बता रहे हो तो टेंसेस के बीच में कूदना नहीं है। पास्ट से प्रेजेंट फिर वापस पास्ट, ऐसे में सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। जरा ये सेंटेंस सुनिए, मार्क फिनिश्ड हिज एसे, टाइडीज हिज रूम एंड वेंट आउट फॉर सपर। सुना? फिनिश्ड पास्ट, टाइडीज प्रेजेंट, वेंट फिर से पास्ट। ये सुनने में कितना अजीब और कंफ्यूजिंग है ना? सही तरीका ये है कि सारी एक्शंस एक ही टेंस में हो। मार्क फिनिश्ड हिज एसे, टाइडीड हिज रूम एंड वेंट आउट फॉर सपर। फिनिश्ड, टाइडीड, वेंट,
सब पास्ट में। अब ये बिल्कुल साफ है कि एक के बाद एक क्या हुआ। तो हमने देखा कि प्रेजेंट और पास्ट सिंपल सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं हैं, बल्कि ये कहानी अंग्रेजी के टेंसेस अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, अगर ये टेंसेस असल में एक टाइम मशीन हो तो एक ऐसा टूल जिससे हम बड़ी आसानी से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में सफर कर सकें। चलिए आज इसी नजरिए से इन्हें समझते हैं। देखा जाए तो हम सब अपनी अपनी जिंदगी में एक तरह के टाइम ट्रैवलर ही हैं। हम यादों के जरिए पास्ट में जाते हैं, हर पल प्रेजेंट में जीते हैं और सपनों और उम्मीदों के साथ फ्यूचर की तरफ देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमें ये सुपर पावर देती कैसे है? कैसे सिर्फ कुछ शब्दों के हेर फेर से हम टाइम में इतनी आसानी से आगे पीछे जा पाते हैं? इसका राज इस ग्रिड में छिपा है। पहली नज़र में ये 12 टेंसेस शायद कंफ्यूजिंग लगें, लेकिन असल में ये बिल्कुल रैंडम नहीं है। सब कुछ एक लॉजिकल सिस्टम पर बना है। देखिए, 3 टाइम जोन है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और हर जोन में कहानी सुनाने के 4 अलग-अलग अंदाज हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस यही पूरा खेल है। तो चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सबसे पहले सफ़र करते हैं पास्ट का, यानी अतीत का। देखते हैं कि गुजरे हुए कल की कहानियों को सुनाने के लिए हमारे पास कौन-कौन से टूल्स हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा-साधा टूल है पास्ट सिंपल। इसका काम बस एक है, अतीत की किसी ऐसी घटना के बारे में बताना जो शुरू हुई और वहीं खत्म हो गई। बस किस्सा खत्म। इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाती है। ये जो एक्स है, ये पास्ट का वो एक पल है। जैसे आई सॉ अ मूवी येस्टरडे, मतलब कल फिल्म देखी और बात वही खत्म हो गई। एक्शन पूरी तरह से कंप्लीटेड है। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा और ड्रामा लाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। ये टेंस हमें पास्ट के उस पल में ले जाता है जब कोई एक्शन चल रहा था, मतलब खत्म नहीं हुआ था बल्कि हो रहा था। ये टाइमलाइन तो कमाल की है। ये जो लंबी लाइन है, ये दिखाता है कि टीवी देखने का काम चल रहा था आराम से, और फिर अचानक बीच में फोन आ गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस हमें उसी चल रहे एक्शन का फील देता है जिसे किसी चीज ने आकर इंटरप्ट कर दिया। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना है। पास्ट सिंपल तो बस एक घटना की बात करता है, काम खत्म हुआ। लेकिन पास्ट परफेक्ट तब आता है जब पास्ट में एक नहीं बल्कि 2 घटनाएं हुई हों। ये हमें बताता है कि उन दोनों में से पहले कौन सी हुई। जैसे इस उदाहरण में न्यूयॉर्क जाने से पहले ही इंग्लिश पढ़ने का काम हो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट हमें सीक्वेंस बताता है। और अगर वो पहले वाला काम कुछ समय तक चला था तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, जो उस एक्शन के ड्यूरेशन पर फोकस करता है। तो पास्ट की गलियों से घूमकर अब वापस आते हैं प्रेजेंट में, आज में, अभी में। इस पल में जो हो रहा है उसे कैसे बयां करें? तो हमारी टाइम ट्रैवल जर्नी का ये दूसरा पड़ाव है प्रेजेंट। चलिए देखते हैं कि आज की आदतों, अभी चल रहे कामों और ऐसी घटनाओं के बारे में कैसे बात की जाए जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ती हैं। प्रेजेंट में हमारे पास 2 मेन टूल्स हैं। पहला, प्रेजेंट सिंपल। ये है आदतों और यूनिवर्सल सच के लिए, जैसे कैट्स लाइक मिल्क, ये एक फैक्ट है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये उन कामों के लिए है जो ठीक अभी इसी पल हो रहे हैं, जैसे आई एम स्टडिंग। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और सच कहूं तो ये एक ब्रिज की तरह है, एक पुल जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। इसमें यह जरूरी नहीं कि काम कब हुआ, जरूरी यह है कि उसका असर आज भी है। मिसाल के तौर पर, आई हैव सीन दैट मूवी 20 टाइम्स। फिल्म तो पास्ट में देखी है ना? लेकिन उसका असर आज भी है कि वो फिल्म मुझे अच्छे से याद है। यही कनेक्शन प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है। अच्छा, अब सोचिए कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी इसी लम्हे तक चल रहा है, रुका नहीं है। ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पूरा फोकस ड्यूरेशन पर होता है कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है। जैसे ये उदाहरण देखिए, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। इसका सीधा सा मतलब है कि बात करने का काम 1 घंटा पहले शुरू हुआ और वो अभी तक, मतलब अभी भी चल रहा है, एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। ओके टाइम ट्रैवलर्स, सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। अब हम जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन पर, यानी फ्यूचर में। देखते हैं कि आने वाले कल की योजनाओं, वादों और भविष्यवाणियों के बारे में बात कैसे की जाती है। फ्यूचर की बात करने के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं।
एक है विल का रास्ता, ये अक्सर अचानक लिए गए फैसलों या वादों के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा है बी गोइंग टू, ये पहले से बने पक्के इरादों और प्लान्स के लिए है। और फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हमें एक खास ताकत देता है, फ्यूचर के किसी पल में झांकने की, कल्पना करने की कि उस वक्त क्या हो रहा होगा। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, जब कोई घर आए तो उसे चुप रहना होगा, सब सो रहे होंगे, मतलब घर आना फ्यूचर का एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर सोने का लंबा एक्शन पहले से ही चल रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट के साथ हम और भी एडवांस लेवल पर जाते हैं। ये फ्यूचर में एक डेडलाइन सेट करने जैसा है, जैसे बाय नवंबर आई विल हैव फिनिश्ड माय बुक, मतलब नवंबर आने से पहले ही किताब खत्म हो चुकी होगी। और इसी का एक और रूप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो ये बताता है कि फ्यूचर के उस पॉइंट तक कोई काम कितनी देर से चल रहा होगा। इसमें फोकस ड्यूरेशन पर होता है। तो हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम जोन का सफर कर लिया, पर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं, ये वो टूल्स हैं जो हमें अपनी बात को बिल्कुल साफ और असरदार तरीके से कहने की ताकत देते हैं। जरा इस एक सेंटेंस को देखिए, बाय 2024 आई विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 16 years। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सोचिए ये कितनी सटीकता से एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बता रहा है कि फ्यूचर के एक पॉइंट पर एक काम को चलते हुए कितना लंबा वक्त हो चुका होगा। यही है टेंसेस की असली पावर। तो अब जब टाइम ट्रैवल के ये सारे टूल्स हमारे पास हैं, तो सवाल ये है कि हम अपनी कहानी कैसे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो एक झिझकते हुए स्पीकर को एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बना सकता है। आज हम स्पोकन इंग्लिश के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके जानने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाना, पर घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत आम बात है। और आज हम इसी मुश्किल को पार करने के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे। देखिए, असली मकसद सिर्फ ग्रामर के नियम रटना नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। तो चलिए देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी को आसानी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज, बात शुरू कैसे करें। किसी भी भाषा को सीखने का ये सबसे जरूरी हिस्सा है, और आप देखेंगे कि ये कितना आसान है। अच्छा, तो ये है वो बेसिक शब्द जो किसी भी बातचीत की शुरुआत करते हैं। हेलो तो कहीं भी चल जाता है, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, लेकिन दोस्तों के साथ हाय या हे ज्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, दिन के सही समय पर सही ग्रीटिंग चुनना एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। ये देखिए कितना सिंपल है, बस 3 स्टेप्स। पहले हेलो या गुड मॉर्निंग कहिए, फिर एक छोटा सा सवाल हाउ आर यू, और बस आखिर में नाइस टू मीट यू बोलकर एक अच्छी शुरुआत कीजिए। हो गया। ठीक है, तो बात शुरू करना तो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी ग्रामर की गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, ताकि हमारी बातचीत और भी साफ और असरदार लगे। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। नियम बहुत सिंपल है। अगर सब्जेक्ट एक है जैसे ही, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें एस या ईएस लगेगा। तो ही स्पीक नहीं, ही स्पीक्स होगा। ही मेक नहीं, ही मेक्स होगा। देखा कितना छोटा सा बदलाव है, पर इससे सेंटेंस एकदम सही हो जाता है। अब बात करते हैं ए, एन और द की। ए कैट का मतलब है कोई भी एक बिल्ली, मतलब हम किसी खास बिल्ली की बात नहीं कर रहे। लेकिन जब हम कहते हैं द गार्डन, तो इसका मतलब है कि हम किसी खास बगीचे की बात कर रहे हैं। ये छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। और एक और जरूरी बात, समय। जब भी कोई पक्का समय बताना हो, जैसे 3 बजे, तो हमेशा एट का इस्तेमाल होता है। ऑन 3 PM नहीं, एट 3 PM। ये छोटी छोटी बातें ही अंग्रेजी को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। चलिए अब एक ऐसी टूल किट तैयार करते हैं जिसमें रोजमर्रा के काम आने वाले कुछ रेडीमेड फ्रेजेस हों। ये अलग अलग सिचुएशन में बहुत कॉन्फिडेंस देंगे। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, तो ये फ्रेजेस बहुत काम के हैं। आई विल फॉलो अप बाय ईमेल कहने से पता चलता है कि आप जिम्मेदार हैं। प्लीज फाइंड द अटैच्ड फाइल, ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये सब आपको काफी प्रोफेशनल दिखाते हैं। अच्छा, अब ऑफिस से बाहर निकलते हैं। मान लीजिए आप शॉपिंग कर रहे हैं, किसी चीज का दाम पूछना हो तो हाउ मच इज दिस, या अगर कुछ नहीं खरीदना है बस देख रहे हैं, तो आप पोलाइट तरीके से कह सकते हैं आई एम जस्ट ब्राउजिंग, थैंक्स। ये छोटे छोटे वाक्य बहुत मदद करते हैं। ठीक है, रोजमर्रा की बातें तो हो गईं, पर अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं।
बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां अच्छी अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कोई इम्तिहान या फिर जॉब इंटरव्यू। जैसे आईएलटीएस का स्पीकिंग टेस्ट। इसे समझना जरूरी है ताकि तैयारी सही दिशा में हो। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले पार्ट में आपसे जुड़ी बातें पूछी जाती हैं, दूसरे पार्ट में एक टॉपिक पर 2 मिनट बोलना होता है, और तीसरे पार्ट में उसी टॉपिक पर थोड़ी गहरी बातचीत होती है। सिंपल। अब सोचिए, आप एक इंटरव्यू में हैं और आपसे ये सवाल पूछा जाता है, आप अपनी स्पोकन इंग्लिश क्यों सुधारना चाहते हैं? इसका क्या जवाब देंगे? ये रहा एक शानदार जवाब का उदाहरण। इसमें सब कुछ है, आत्मविश्वास, करियर में आगे बढ़ने की इच्छा और दुनिया से जुड़ने की सोच। ये दिखाता है कि आपके पास एक क्लियर मकसद है। इस जवाब को अपने हिसाब से भी ढाला जा सकता है। तो हमने ग्रामर देख ली, फ्रेजेस देख लें, इंटरव्यू की भी बात कर ली, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है, और वही है असली सीक्रेट। असली कमी जानकारी की नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस की है। सिर्फ नियम जानने से कुछ नहीं होगा जब तक उन्हें बोलने में इस्तेमाल ना किया जाए। असल सुधार तभी होता है जब ज्ञान को प्रैक्टिस में लाया जाता है। तो सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? बहुत आसान है। रोज थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश फिल्में देखिए, पॉडकास्ट सुनिए, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनिए। इससे पता चलेगा कि कहाँ सुधार करना है। और सबसे जरूरी, मन में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बंद कीजिए। सीधे इंग्लिश में सोचने की आदत डालिए। यही है सबसे बड़ा गेम चेंजर। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आज पहली बातचीत कौन सी शुरू होने वाली है? क्योंकि सीखना एक तरफ और सीखी हुई करने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हैं बहुत शक्तिशाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम, इज और आर की। तो चलिए इन्हें जरा करीब से जानते हैं। स्क्रीन पर लिखे इस वाक्य को देखिए, एवरीवन आर हियर। इसे पढ़कर या सुनकर कुछ खटकता है ना? अंग्रेजी ग्रामर में अक्सर ऐसा क्यों होता है? मतलब जो नियम बिल्कुल सीधा साधा होना चाहिए, वो ही हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पास सारे पुर्जे तो हैं, पर कौन सा कहाँ फिट होगा ये समझ ही नहीं आता। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इन सारे पुर्जों को सही जगह पर लगाकर पूरी तस्वीर साफ कर लेंगे। तो हमारा आज का सफर 4 आसान हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम टू बी परिवार से मिलेंगे, फिर इन 3 क्रियाओं यानी वर्ब्स की अलग अलग पर्सनैलिटी को समझेंगे, इनके 2 मुख्य काम देखेंगे, और आखिर में हम कुछ आम गलतियों से बचना सीखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि एम, इज और आर असल में 3 अलग अलग बिखरे हुए शब्द नहीं हैं। ये तीनों एक ही परिवार का हिस्सा हैं, और उस परिवार का नाम है क्रिया टू बी। तो ये जो टू बी है वो एक तरह का बहुरूपिया है, मतलब वो अपना रूप बदलता रहता है, और ये रूप इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल की बात करते हैं तो ये 3 अलग अलग रूप ले लेता है, एम, इज और आर। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। इन तीनों को आसानी से याद रखने का एक मजेदार तरीका है। हम इन तीनों को एक एक पर्सनालिटी दे देते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। सबसे पहले है एम। इसे हम अहंकारी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त है, और वो है आई। एम कभी भी किसी भी हालत में किसी और के साथ नहीं आता। ये नियम एकदम पक्का है, इसका कोई अपवाद नहीं। जैसे इस वाक्य में, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ एम सिर्फ आई के साथ आया है। बिल्कुल सिंपल। परिवार का दूसरा सदस्य है इज, जिसे हम कह सकते हैं अकेला रहने वाला। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हों, जैसे कि ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे द कार, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे हम गिन नहीं सकते जैसे वाटर। उदाहरण के लिए, शी इज प्लेइंग द पियानो ब्यूटिफुली। यहाँ शी एक अकेली इंसान है, इसलिए हमने इज का इस्तेमाल किया है। और अब आते हैं परिवार के सबसे सोशल सदस्य पर, आर। इसे हम मिलनसार कह सकते हैं। इसे भीड़ पसंद है, मतलब ये हमेशा एक से ज्यादा लोगों या चीजों के साथ आता है, जिन्हें हम प्लूरल कहते हैं, जैसे वी और दे। और हाँ, यू के साथ इसकी एक खास दोस्ती है।
अंग्रेजी में चाहे एक इंसान की बात हो या बहुत से लोगों की, यू के साथ हमेशा आर ही लगता है। जैसे ये वाक्य है, द कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव। यहाँ कंप्यूटर्स एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है, इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये टेबल जो है वो अब तक सीखी गई हर चीज का एक बढ़िया सा निचोड़ है। साफ साफ दिखता है। आई के साथ हमेशा एम है। कोई भी एक व्यक्ति या चीज यानी ही, शी, इट के साथ इज है, और यू, वी, दे या किसी भी प्लूरल चीज के साथ आर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि कौन सी क्रिया कब इस्तेमाल करनी है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये एक वाक्य में करती क्या है। असल में इनके दो बहुत ही जरूरी काम हैं। तो पहला काम है किसी चीज की हालत, उसकी पहचान या कोई सच्चाई बताना। जैसे द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। ये एक फैक्ट है। और दूसरा काम है ये बताना कि कोई एक्शन, कोई काम ठीक अभी इसी वक्त हो रहा है। जैसे वी आर वॉचिंग अ मूवी। यहाँ आर हमें बता रहा है कि फिल्म देखने का काम अभी चल रहा है। और एक और अच्छी बात, इन क्रियाओं से नेगेटिव वाक्य या सवाल बनाना बहुत ही आसान है। नेगेटिव बनाने के लिए बस इनके बाद नॉट लगा दीजिए, जैसे ही इज नॉट हियर। और सवाल पूछने के लिए ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना, ये काफी कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना? तो चलिए आज हम इसी कोड को क्रैक करते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है, ही इज बीन देयर। यहां पे जो हीज है वो ही इज है या ही हैज। यही वो उलझन है जो हमें अक्सर बातचीत के बीच में रोक देती है। आज इसी को जड़ से सुलझाना है। देखिए, ये कंफ्यूजन एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है, खासकर तब जब कोई बहुत तेजी से इंग्लिश बोल रहा हो। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम सब मिलकर इस पहेली को सुलझा ही लेंगे। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ ये जानने से ज्यादा कुछ करना होगा कि काम पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में। वो तो बस कहानी की शुरुआत है। असली जवाब के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। तो इस कोड को क्रैक करने की हमारे पास दो चाबियां हैं। पहली है टेंस और दूसरी, जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है एस्पेक्ट। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। अच्छा, टेंस के बारे में तो हम सबने सुना ही है। ये बस किसी भी काम का समय बताता है कि वो पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। एकदम सिंपल है। और अब आता है असली गेम चेंजर, एस्पेक्ट। एस्पेक्ट हमें समय नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि उस काम को देखा कैसे जा रहा है। क्या वो काम पूरा हो चुका है या अभी भी चल रहा है? यही छोटा सा फर्क समझना सब कुछ बदल देता है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि कैसे टेंस और एस्पेक्ट मिलकर अंग्रेजी में 12 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब घबराना नहीं है, सब कुछ याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस दूसरी लाइन पर ध्यान दीजिए जहां लिखा है परफेक्ट। आज की हमारी सारी बातचीत बस इसी एक लाइन पर होने वाली है। तो ठीक है, एस्पेक्ट का आइडिया तो हमें लग गया। अब चलिए इसे उन दो सबसे कंफ्यूजिंग परफेक्ट टेंसेस पर लगाकर देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज बीन या हैव बीन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू तो हुआ, लेकिन उसका असर या कनेक्शन आज भी यानी प्रेजेंट से है। वहीं दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट यानी हैड बीन उस काम के लिए है जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही किसी दूसरी घटना से पहले खत्म भी हो गया। उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस एक बात को हमेशा याद रखना है, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। सिर्फ एस या डी को देखकर कुछ पता नहीं चलता। इन कॉन्ट्रैक्शंस को समझने का सबसे बड़ा नियम यही है, पूरे वाक्य पर ध्यान देना होगा। उसके आसपास क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान देना होगा। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये हमारी ग्रामर वाली चाबी है। ये हमें दिखाती है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद कौन सा शब्द आ रहा है, उसी से उसका असली मतलब पता चलता है। जैसे अगर एस के बाद बिन या वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो हैज है, और अगर डी के बाद बिन है तो वो हैड है। लेकिन अगर उसी डी के बाद बी, गेट या हैव जैसा वर्ब का बेस फॉर्म है तो वो वुड बन जाता है। ये नियम बहुत काम का है। बहुत बढ़िया, तो हमने ग्रामर का कोड तो समझ लिया, लेकिन अब जरा असली दुनिया में चलते हैं, जहां लोग तेजी से नेचुरली बात करते हैं। वहां ये सब कैसे सुनाई देता है? जब नेटिव स्पीकर्स तेजी से बोलते हैं ना, तो वो 3 चीजें करते हैं जिसकी वजह से उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। पहली चीज एच डिलीशन, मतलब एच की आवाज अक्सर गायब हो जाती है।
दूसरी वावल रिडक्शन, जहां वावल की आवाज बहुत छोटी और हल्की होकर अ जैसी हो जाती है, जिसे श्वा कहते हैं। और तीसरी लिंकिंग साउंड्स, मतलब शब्द आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में एक ऐसी चीज है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, और वो है वॉज और वर का इस्तेमाल। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जैसे अगर कहा जाए इफ आई द विनर, तो इस खाली जगह में क्या आएगा, वॉज या वर? और सबसे जरूरी बात, हमें कैसे पता चलेगा कि सही जवाब क्या है? ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ये छोटा सा सवाल अच्छे अच्छे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को भी चक्कर में डाल देता है। पर घबराने की बात नहीं, इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी बुनियादी नियम से। ये सब पास्ट टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के तालमेल का खेल है। देखिए, नियम बहुत आसान है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी एक वचन, जैसे आई, ही, शी या इट, तो हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी बहुवचन, जैसे वी, यू या दे, तो वर लगेगा। सिंपल है ना? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। आई वॉज लेट फॉर स्कूल, यहाँ आई सिंगुलर है, इसलिए वॉज आया। वैसे ही इट वॉज रेनिंग, अब प्लूरल की बात करें, यू वर करेक्ट या दे वर हैप्पी। इन दोनों में सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने वर का यूज किया। तो ये रूल तब काम करता है जब हम किसी सच्चाई या फैक्ट की बात कर रहे हों। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। असली उलझन तब शुरू होती है जब हम सच्चाई की दुनिया से निकलकर कल्पना की दुनिया में जाते हैं। और इस पजल को सॉल्व करने की मास्टर चाबी है सब्जंक्टिव मोड को समझना। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस ग्रामर का एक तरीका है ऐसी चीजों के बारे में बात करने का जो असली नहीं है, जैसे कोई ख्वाब या कोई काश वाली बात। तो इन दोनों मूड में फर्क समझना जरूरी है। एक होता है इंडिकेटिव मूड, जिसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं जो सच है, जैसे ही वॉज एट द इवेंट, वो इवेंट में था, ये एक फैक्ट है। दूसरा है सब्जंक्टिव मूड, जिसमें हम कल्पना करते हैं, इच्छाएं जाहिर करते हैं। आई विश ही वर एट द इवेंट, काश वो इवेंट में होता। देखा, सच नहीं है, बस एक इच्छा है। और यही है सबसे बड़ा गेम चेंजर। जब भी हम सब्जंक्टिव मूड में होते हैं, यानी कल्पना कर रहे होते हैं, तब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, आई, ही, शी, वी, दे, सबके साथ हमेशा वर ही लगेगा, वॉज का कोई काम नहीं। तो आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं और देखते हैं कि ये असली और काल्पनिक दुनिया के बीच में कितना साफ अंतर पैदा करता है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस हाइपोथेटिकल है या नहीं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, एक ट्रिक समझ लीजिए। इफ को व्हेन से बदल कर देखिए। अगर सेंटेंस का मतलब बदल जाए तो समझ जाइए कि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, इफ आई वॉज रॉन्ग आई अपोलोजाइज। इसका मतलब है कि हो सकता है मैं सच में गलत था। यहाँ एक रियल पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हमने वर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये इंडिकेटिव मूड है। लेकिन अब इसे कंपेयर कीजिए, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। क्या ये सच हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से काल्पनिक, एक नामुमकिन सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ वर का इस्तेमाल हुआ। सब्जंक्टिव मोड, याद है ना? और बिल्कुल यही लॉजिक हमारी इच्छाओं या विशेस पर भी लागू होता है, क्योंकि जब हम कहते हैं आई विश, तो हम ऐसी चीज की बात कर रहे होते हैं जो अभी सच नहीं है। जैसे आई विश आई वर द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज। ये एक इच्छा है, सच्चाई नहीं, इसलिए वर लगा। तो चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक आसान सी चेकलिस्ट में बदल देते हैं, ताकि इसे रोज इस्तेमाल करना आसान हो जाए। तो बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, खुद से पूछिए, क्या ये सिचुएशन असली है? क्या ये पास्ट में हुई किसी सच्ची घटना या संभावना के बारे में है? अगर हाँ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा स्टेप, क्या ये सिचुएशन काल्पनिक है? मतलब कोई काश वाली बात, कोई इच्छा या कोई ऐसी शर्त जो सच के विपरीत हो? अगर हाँ, तो फिर सोचना ही नहीं है, हमेशा वर का इस्तेमाल कीजिए। बस इतना सा है। तो आखिर में ये वॉज और वर का चक्कर सिर्फ ग्रामर के रूल्स का नहीं है, ये इस बारे में है कि भाषा यानी लैंग्वेज हमें कितना पावरफुल टूल देती है सच्चाई और कल्पना के बीच फर्क करने का। ये हमें अलग अलग तो अंग्रेजी के ये छोटे छोटे शब्द इन, ऑन, एट कभी कभी कितना कंफ्यूज कर देते हैं ना।
अगर ऐसा लगता है तो चिंता मत कीजिए, आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और अंग्रेजी प्रीपोजिशंस को एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रेपोजिशन की प्रॉब्लम है क्या। मतलब एक नन्हा सा शब्द और पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है। कैसे? चलिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण देखते हैं। अब यहां देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। जब हम कहते हैं ही थ्रू द बॉल टू मी, तो इसका मतलब है कि किसी ने गेंद प्यार से कैच करने के लिए फेंकी, एक दोस्ताना जेस्चर। लेकिन जैसे ही टू की जगह एट आता है, ही थ्रू द बॉल एट मी, तो मतलब हो गया कि किसी ने गुस्से में चोट पहुंचाने के इरादे से गेंद मारी। देखा, बस एक छोटे से शब्द ने पूरे इरादे को ही पलट दिया। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि प्रेपोजिशन असल में शब्दों के बीच का रिश्ता दिखाते हैं, और इन्हें समझने का सबसे आसान, सबसे बढ़िया तरीका है जगह यानी कि लोकेशन से शुरू करना। देखते हैं कैसे। अच्छा, इस तस्वीर को देखिए। पेंटिंग सोफे के ऊपर तो है, लेकिन क्या वो उसे छू रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी सिचुएशन में हम ऑन नहीं बल्कि अबव का इस्तेमाल करते हैं। अबव का मतलब ही है ऊपर, पर बिना टच किए। और बिल्कुल इसी तरह यहां देखिए, ये बिल्ली बिस्तर के नीचे छिपी हुई है। वो बिस्तर से पूरी तरह ढकी हुई है ना? इसलिए यहां हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के ठीक नीचे। और हाँ, प्रीपोजिशंस सिर्फ दो चीजों के बारे में नहीं होते। यहां देखिए, ये सेब एक तरफ स्ट्रॉबेरी, दूसरी तरफ केला, और सेब ठीक बीच में है। तो जब भी कोई चीज दो और चीजों के बीच में हो तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। और अब आते हैं ऑन पर। जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज की सतह को छू रही हो, जैसे ये उल्लू टहनी पर आराम से बैठा है, तब हम ऑन लगाते हैं। याद है वो पेंटिंग वाला एग्जाम्पल? वो अबव था। क्यों? क्योंकि वो सोफे को छू नहीं रही थी। यहां उल्लू टहनी को छू रहा है, इसलिए ऑन। तो ठीक है, जगह वाले प्रेपोजिशंस तो समझ आ गए। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन प्रेपोजिशंस को देखते हैं जो दूसरे शब्दों से मतलब चिपक कर चलते हैं। इनकी पक्की जोड़ी होती है। इन्हें कहते हैं डिपेंडेंट प्रेपोजिशंस। देखिए, यहां पर आपको कोई मुश्किल नियम नहीं रटने हैं, बस शब्दों की इन जोड़ियों को पहचानना है। अंग्रेजी में इन्हें कॉलोकेशंस कहते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ ही आते हैं और सुनने में नेचुरल लगते हैं। जैसे डिपेंड के साथ हमेशा ऑन ही अच्छा लगता है, डिपेंड ऑन। और ये टेबल तो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए कैसे कुछ वर्ब्स के बाद हमेशा एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही आता है। आप कभी अग्री फॉर या अग्री एट नहीं सुनेंगे, है ना? हमेशा अग्री विद ही होता है। वैसे ही माफी मांगने के लिए अपोलोजाइज फॉर और किसी पर निर्भर होने के लिए डिपेंड ऑन। ये जोड़ियां समझ लीजिए पत्थर की लकीर हैं। और ये पैटर्न सिर्फ वर्ब्स के साथ ही नहीं है, नहीं, ये एडजेक्टिव्स यानी विशेषण और नाउन्स यानी संज्ञा के साथ भी काम करता है। जैसे कोई मकड़ियों से डरता है तो वो कहेगा आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। या किसी को हिस्ट्री में मजा आता है तो इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। ये भी पक्के फ्रेज हैं। चलिए अब एक और मजेदार लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट समझते हैं। यह है फ्रेजल वर्ब्स और प्रेपोजिशनल वर्ब्स के बीच का फर्क। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक छोटा सा मगर बहुत जरूरी अंतर है। यहां पर असली खेल है तोड़ने और जोड़ने का। फ्रेजल वर्ब को आप बीच में से तोड़ सकते हैं। जैसे शी लेट हर फ्रेंड्स डाउन को हम शी लेट देम डाउन भी कह सकते हैं। देखा, लेट और डाउन के बीच में देम आ गया। लेकिन प्रेपोजिशनल वर्ब वो इनसेपरेबल है, उसे आप तोड़ ही नहीं सकते। आप कभी भी शी लुक्ड देम आफ्टर नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा शी लुक्ड आफ्टर देम ही कहना होगा। ये एक कुड, वुड, शुड, यार ये तीन शब्द हैं जो इंग्लिश में ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए अगर इनको सीखने का तरीका बदल दिया जाए, मतलब रूल्स को रटना नहीं बल्कि इन शब्दों को फील करना हो तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक बिजी कॉफी शॉप है, लाइन में लगे हैं और अब ऑर्डर देने की बारी है और बस दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। ग्रामर के सारे रूल्स घूमने लगते हैं और घबराहट में मुंह से क्या निकलता है? कॉफी ब्लैक 1, एकदम रोबोट की तरह। ये ना एक स्टूडेंट की असल कहानी है जो सही शब्द चुनने के प्रेशर में एकदम फ्रीज हो गया। पता है इसे क्या कहते हैं? ग्रामर पैरालिसिस। जब दिमाग ना कोड, वुड और शुड के इस छोटे से फर्क में ऐसा उलझ जाता है कि कुछ बोलना ही नामुमकिन लगता है।
और ये बात सिर्फ कॉफी ऑर्डर करने की नहीं है, ये तो कॉन्फिडेंस की बात है ना? तो इसका सल्यूशन क्या है? क्या मोटी-मोटी ग्रामर की किताबें पढ़नी पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सल्यूशन है इन शब्दों की फीलिंग को पकड़ना। जी हाँ, तो रूल्स को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज हम इन शब्दों को महसूस करने का एक बिल्कुल नया और बहुत ही आसान तरीका देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा द फीलिंग फ्रेमवर्क। बहुत सिंपल है, बस 3 बातें हैं। सबसे पहले कुड, इसकी फीलिंग है ओपन यानी खुलापन, ऑप्शंस। दूसरा है वुड, इसकी फीलिंग है वार्म मतलब गर्माहट, पोलाइटनेस। और तीसरा शुड, इसकी फीलिंग है राइट यानी कुछ सही होना। ओपन, वार्म, राइट, बस यही वो चाबी है जो इन तीनों का ताला खोलेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुड की, यानी ओपननेस की फीलिंग। जब भी कुड सुनने में आए या बोलने का मौका मिले तो बस इतना सोचिए कि एक दरवाजा खुल रहा है जिसके पीछे कई सारी संभावनाएं हैं, कई रास्ते हैं, कई ऑप्शंस हैं। तो ये खुलापन दिखता कैसे है असल में? बहुत तरीकों से। देखिए, गुड से कोई अपनी पुरानी काबिलियत बता सकता है, किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, बहुत ही पोलाइट तरीके से कोई रिक्वेस्ट कर सकता है, या फिर बिना किसी प्रेशर के एक बढ़िया सा सजेशन दे सकता है। अब जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए, कितना वर्सेटाइल है ये शब्द। एक तरफ तो ये अतीत की ताकत दिखाता है, जैसे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंगर। वहीं दूसरी तरफ ये एक दोस्त की तरह सजेशन देता है, यू कुड ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस एक खुला हुआ ऑप्शन है आपके पास। और ये वाला तो मेरा फेवरेट है। सोचिए, गिव मी द मेन्यू सुनने में कितना डायरेक्ट है ना? थोड़ा ऑर्डर जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही कहते हैं कुड आई हैव द मेन्यू, पूरी टोन ही बदल जाती है। बात वही है, लेकिन अब वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट बन गई है। बस यही फर्क है, एक में जोर है तो दूसरे में रिस्पेक्ट। तो कुड ने हमें संभावनाओं की एक खुली दुनिया दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं वुड की तरफ, और इसकी फीलिंग है वार्मथ यानी गर्माहट। ये शब्द ना बातचीत में एक अपनापन सा ले आता है। जब भी वुड सुने तो पोलाइट ऑफर्स, दिल की ख्वाहिशों और कल्पना की दुनिया के बारे में सोचें। तो ये गर्माहट महसूस कहाँ होती है? देखिए, वुड का इस्तेमाल होता है बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट्स और ऑफर्स के लिए। ये हमें एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है, जहां हम सोचते हैं अगर ऐसा होता तो। ये हमारी पुरानी आदतों के बारे में भी बताता है। और हाँ, वो वाली सलाह, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, उसमें भी यही अपनापन है। वुड की यही तो खास बात है, ये ना असलियत से परे एक दुनिया बना देता है। जैसे इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ये सुनते ही आंखों के सामने सपने तैरने लगते हैं, है ना? या फिर वो दोस्ताना सलाह, इफ आई वर यू आई वुड चूज द सैलड। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, इसमें एक पर्सनल टच है। यही है वुड की वार्मथ। ठीक है, अब आते हैं हमारे फ्रेमवर्क के आखिरी और सबसे मजबूत शब्द पर, शुड। और इसकी फीलिंग है किसी चीज के राइट होने की, मतलब सही। ये वो अंदर की आवाज है जो बताती है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या उम्मीद की जानी चाहिए। ये सलाह और जिम्मेदारी दोनों का शब्द है। तो ये सही होने का एहसास कहाँ-कहाँ दिखता है? जब किसी को एक अच्छी सलाह या रेकमेंडेशन दी जाती है, जब अपनी जिम्मेदारी या ड्यूटी की बात होती है, जब ये बताया जाता है कि किसी चीज़ से क्या उम्मीद है, या फिर जब खुद सलाह मांगी जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि शुड हमेशा एक सही रास्ते या एक लॉजिकल उम्मीद की तरफ इशारा करता है। जैसे यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, ये सलाह क्यों है? क्योंकि ये सेहत के लिए सही है। या फिर ये उम्मीद, द ट्रेन शुड बी अराइविंग सून, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसके आने का यही सही वक्त है। यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप है, शुड एक बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है, और पता है कभी-कभी ये थोड़ा बॉसी भी लग सकता है, जैसे कोई ऑर्डर दे रहा हो। तो अगर बस एक हल्का फुल्का सुझाव देना है तो शुड की जगह कुड का इस्तेमाल करना ज्यादा सेफ रहता है। याद है ना, कुड की फीलिंग्स, ओपननेस, कोई प्रेशर नहीं, बस एक ऑप्शन। तो अब तक हम इन तीनों शब्दों की फीलिंग को समझ चुके हैं। तो चलिए अब इस नई समझ के साथ एक टाइम मशीन में बैठते हैं और थोड़ा पास्ट में चलते हैं। अब हम बात करेंगे उन खोए हुए मौकों की, अफसोस की और उन बातों की जो हो सकती थी पर हुई नहीं। इंग्लिश ग्रामर में ना इन्हें कहते हैं मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। ये वो कमाल के शब्द हैं जो हमें आज में खड़े होकर उस अतीत के बारे में सोचने में मदद करते हैं जो कभी था ही नहीं।
ये हमें बताते हैं कि क्या हो सकता था यानी कुड हैव, क्या हुआ होता यानी वुड हैव, या फिर क्या होना चाहिए था यानी शुड हैव।